प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिका का संविधान। और इस विषय के अंतर्गत हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है अमेरिका की संघीय व्यवस्था में संघीय केंद्रीकरण का मूल्यांकन। यद्यपि मूल संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को कमजोर रखने की नीति एवं योजना को लागू किया गया था, तो भी संविधान बनने के तुरंत बाद ही हैमिल्टन जैसे राजनेताओं ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया। गृह युद्ध के बाद ही केंद्र की शक्तियों में वृद्धि होना शुरू हुआ, किंतु संघीय केंद्रीकरण की यह प्रक्रिया सभी को पसंद नहीं थी। कुछ विद्वानों ने इसकी तीव्र आलोचना की है। इन विद्वानों का विचार है कि संघीय केंद्रीकरण के कारण अमेरिकी संघ शासन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। ऑग तथा रे का कथन है कि केंद्रीय सरकार की शक्तियां सीमित है, किंतु इस स्पष्ट सिद्धांत के विरुद्ध यह एक वास्तविकता है कि राज्यों की ताकत के बारे में केंद्रीय सरकार की शक्ति पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जिसका उल्लंघन राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर न कर सकते हों। किंतु जहां ऑग एवं रे ने इस खतरे की ओर केवल संकेत किया है, संघीय केंद्रीकरण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ प्रणाली का अंत हो सकता है, वहीं ग्रिफिथ एवं रोसे ड्रमंड का मत है कि अमेरिका में वास्तव में संघ प्रणाली ही समाप्त हो चुकी है। ग्रिफिथ कहता है, हम अब संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वास्तविक संघ प्रणाली के अधीन नहीं है। रोसे ड्रमंड का कथन है कि वास्तविक रूप में हमारी संघ प्रणाली अब मौजूद नहीं है और अब उसे दोबारा स्थापित ही नहीं किया जा सकता। मुनरो ग्रिफिथ एवं ड्रमंड के विचारों से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका विचार है कि अमेरिका में संघ प्रणाली है और आज भी राज्यों के पास काफी शक्ति है। जैसा कि मुनरो ने कहा है, राज्य अब भी वे धुरी हैं जिनके आसपास अमेरिका का पूरा राजनीतिक ढांचा घूमता है। मुनरो का यह विचार इस सच्चाई पर आधारित है कि राज्य ही राष्ट्रीय निर्वाचनों का आयोजन करते हैं, वे ही दीवानी एवं फौजदारी कानूनों को लागू करते हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक हित के दूसरे कार्य करते हैं। लियोनार्ड जैसे विद्वानों का कुछ और ही विचार है। उनका मत है कि भले ही आज अमेरिका में संघ प्रणाली मौजूद है, किंतु निकट भविष्य में उसका अंत निश्चित है। लियोनार्ड का कथन है कि आगामी चौथाई शताब्दी में राज्य शक्ति की दृष्टि से खोड़ मात्र रह जाएंगे, जो केंद्रीय सरकार के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे तथा जो अपनी सहायता के लिए केंद्रीय आर्थिक मदद पर निर्भर करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि एलन पोर्टर जैसे विद्वान इस प्रकार के विचार पर विरोध प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे चाहते हैं कि अमेरिका की केंद्रीय सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। विभिन्न विद्वानों के इन कथनों में तीन बातें प्रमुख रूप से निकलकर सामने आती हैं। पहली बात कि मूल संविधान के शब्दों के विरुद्ध संघीय केंद्रीकरण हुआ है। दूसरा, विद्वानों में मतभेद है कि संघीय केंद्रीकरण के कारण संघ प्रणाली नष्ट हुई है या नहीं हुई है। तीसरा, अगर संघ प्रणाली नष्ट नहीं हुई है तो निकट भविष्य में नष्ट हो जाएगी। किंतु अमेरिका की संघ व्यवस्था में संघ की शक्तियों में वृद्धि का यदि निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए, संतुलित
दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। पहला, कि संघीय केंद्रीकरण संविधान सम्मत है। भले ही हम संघीय केंद्रीकरण को संविधान के शब्दों के विरुद्ध कहें, किंतु वास्तव में यह संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। वस्तुतः संविधान का एकमात्र उद्देश्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग उत्पन्न करना ताकि पूरे राष्ट्र का कल्याण हो। संघीय केंद्रीकरण द्वारा यही कार्य किया गया है, अतः यह संविधान सम्मत है। यही कारण है कि इसे सर्वोच्च न्यायालय, जनमत, राजनीतिज्ञों, केंद्र एवं राज्य सरकारों ने सहर्ष स्वीकारा है। दूसरा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि संघ प्रणाली विद्यमान है। यह कहना कि संघीय केंद्रीकरण के कारण अमेरिका में संघ प्रणाली ही समाप्त हो गई है, उचित नहीं है। वस्तुतः अमेरिकी शासन में संघ प्रणाली के इतने अधिक लक्षण मौजूद हैं कि वियर एम स्ट्रॉन्ग ने उसे विश्व की आदर्श संघ प्रणाली कहा है। और तीसरा पक्ष जो संतुलित दृष्टि से बताया जा सकता है कि निकट भविष्य में संघ प्रणाली को कोई खतरा नहीं है। निकट भविष्य में अमेरिकी संघ प्रणाली के अस्तित्व को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। वस्तुतः अमेरिकी संघ उस तनावपूर्ण अवस्था को पार कर चुका है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के लिए प्रतियोगिता होती है। अब तो जन कल्याण की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया जा रहा है और इस तरह अमेरिकी संघ कमजोर होने के स्थान पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जरूरी सहयोग पैदा करने के लिए कुछ विशिष्ट आयोग एवं संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। वस्तुतः न्यायाधीश मैकन्ना के ये विचार अमेरिका की संघीय व्यवस्था के लिए प्रदर्शक बन गए हैं कि हमारी संघ प्रणाली की अपनी उलझनें हैं। राज्य व केंद्र का अलग अलग क्षेत्राधिकार है, परंतु ये याद रखना चाहिए कि हम सब एक हैं और राज्य के लिए जो शक्तियां संरक्षित हैं तथा जो राष्ट्र को सौंपी गई हैं उनका प्रयोग अलग अलग अथवा मिलजुल कर इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भौतिक एवं नैतिक प्रकृति के सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि हो। वस्तुतः आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था संघ राज्य सहकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और इससे इस संघीय व्यवस्था को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। तो संघ व्यवस्था के संदर्भ में ये 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि संघीय केंद्रीकरण संविधान सम्मत है, संघ प्रणाली मौजूद है और निकट भविष्य में संघ प्रणाली को कोई खतरा नहीं है। यहाँ इस पक्ष को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक संविधान एवं शासन प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन आते हैं ताकि वह सामयिक चुनौतियों का कुशलता से मुकाबला कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ प्रणाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इस प्रक्रिया ने उसे और भी अधिक टिकाऊ एवं कुशल बनाया है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा विषय जिसका कि हमने मूल्यांकन किया अमेरिका की संघ व्यवस्था और संघीय व्यवस्था में बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, जो कि अधिकांश संघात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में हमें दृष्टिगत होती है।